नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, यह एक ऐसा स्लोगन जो 2015 के चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा था। बिहार में सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार की अब अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। इसी पर आधारित हम अपना एक प्रोग्राम जनमंच खबर के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं और यह उस प्रोग्राम की सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे और इस पूरे विधानसभा के दौरान क्या होनी चाहिए, मुद्दे, किन मुद्दों पर चुनाव हो सकता है और किन मुद्दों पर जनता का जोर रहेगा और जो भी पार्टियां हैं वो कैसा ध्यान देंगी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है बिहार में बहार है, अगली किसकी सरकार है। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पांडे जी जुड़ रहे हैं और वह इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार अभिनीत जी, बिल्कुल हम लोग साथ रहेंगे और पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि बिहार में किस तरह का बहार है और कैसे नीतीश सरकार है, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि जो चुनाव की तिथियां घोषित की गई हैं, जो निर्वाचन आयोग ने यह सूचना जारी की है, जिसमें पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है और उसमें 28 अक्टूबर को चुनाव होगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर को चुनाव होगा और तीसरे चरण में 7 नवंबर को चुनाव होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी और उस दिन 243 विधानसभाओं वाली इस विधानसभा का, इस बिहार का भविष्य तय होगा कि अगला 5 साल बिहार की जनता को किसकी सरकार देखनी होगी और वह क्या काम करेगी। और बिल्कुल इस पूरे चुनाव आयोग ने जो यह पूरा सर्कुलर दिया है इस कोरोना काल में, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या होनी चाहिए इस चुनाव के मेन एजेंडे? देखिए, चुनाव आयोग कोरोना के हिसाब से गाइडलाइन तो उन्होंने दिया ही है, साथ ही उन्होंने बूथ के संख्या में भी वृद्धि किया है। लेकिन अब ये देखना, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला इलेक्शन है, तो अब इसमें भी यह एक तरह का प्रयोग है और जिस तरह से बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और उस समय पे आप जहाँ पे की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी लचर है, उस समय ये एक प्रयोग किस तरह से सफल होगा या कोरोना का ज्यादा से ज्यादा फैलाव भी हो जाएगा, तो इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। और वो चुनाव इलेक्शन कमीशन को अच्छे से ध्यान देकर देखना होगा और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर रखना बहुत जरूरी है। जब हम जाएं बूथ पे तो मास्क और 2 गज की दूरी, ये हम सबको स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। सरकारें तो आएगी जाएगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान जरूर रखें। ये मेरा पहला है। और सेकेंड, देखिए, चुनाव को 3 चरणों में किया गया है। आम दिनों जैसे कि 2015 के ही चुनाव की बात करें तो वहाँ पे 5-5, 7-7 चरणों में होती थी। तो शासन और सुशासन का जो हवा चल रहा था, उसमें थोड़ा सा असर दिख रहा है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन ने 3 चरणों में इसको कर दिया है। तो ये वहाँ का शासन व्यवस्था थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन इस पे भी चर्चा जब करेंगे तो आपको कई हद तक पता चलेगा कि उस तरह का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है जिस तरह का होना चाहिए, या बिहार की जनता ने जिस तरह का मतदान करके नीतीश को 15 साल तक सुनते रहे हैं। तो इस पे आगे हमें बात जरूर करनी पड़ेगी। बात तो हम करेंगे, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि पहले चरण में 17 जिले हैं जिसमें से 71 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में 17 जिले हैं जिसपे 94 सीटों पर चुनाव होना है और तीसरे चरण में 15 जिले जिनपे 78 सीटों पर चुनाव होना है। और इस वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके तहत ये चुनाव हो रहा है। 2015 में जो सरकार वर्तमान में 2015 में चुनाव के समय जो परिस्थितियां बनी थी
वह जनता ने किसको चुना था, किसको बहुमत दिया था। अगर सीधे तौर पे कहे पुरुषोत्तम जी तो महागठबंधन को एक बहुमत मिला था जिसमें आरजेडी थी, जिसमें जेडीयू थी, जिसमें कांग्रेस थी। लेकिन आज वर्तमान में बीजेपी और प्लस के साथ जेडीयू की सरकार है। तो जनता जो चुनती है वो शासन कब तक रहती है ये डिफाइन नहीं हो पाता आज के स्वतंत्र। हाँ, इसको बोल सकते हैं कि जो एक भ्रष्टाचार का खेल चला था, और यूं कहें तो वो आरोप प्रत्यारोप पे ही रह गया, और उसके बेसिस पे नीतीश जी ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। तो उस समय में उनको इलेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि आपने जो पहले 2015 में जो महागठबंधन नामक अलायंस बनाया और उसमें जनता ने आपको बहुमत दिया, फिर आप 1-1.5 साल में ही आप उसको तोड़ के बीजेपी के साथ हो जाते हो। तो ये इस लोकतंत्र का एक व्यवस्था है, इसको जनता किसी और को चुनती है और फिर उसके बाद जो चुनी हुई सरकार है वो संख्या के बल पे अपने हिसाब से उन 5 सालों में राज करती है, ये भी देखा गया है। तो बिहार की जनता इन सब को देखते हुए भी मतदान करेगी। और इस बार का जो समीकरण बन रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने एलजेपी को जेडीयू के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, या यूं कहे तो जो एलजेपी और जेडीयू में वैचारिक मतभेद है, उसका फायदा भी किसको मिल सकता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज के जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो रामविलास पासवान जी का कल निधन हो गया। उस पे हम लोगों की गहरी संवेदना होनी चाहिए। और बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान जी एक ऐसा नेता रहे हैं जो दलित और पिछड़ों की आवाज माने गए हैं। और जितनी बार भी वो हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं, रिकॉर्ड मतदान उनको मिलता रहा है। तो एक चिराग पासवान आप किस तरह से आगे एलजेपी को बढ़ाएंगे, ये भी देखने लायक होगा आने वाले चुनाव में। और किस तरह की समीकरण बनती है, इस पे तो चर्चा होती रहेगी आपके साथ, और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। 2015 का सवाल है और वहाँ एलजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान जो वर्तमान समय में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री है, उनका निधन हुआ। हम अपनी तरफ से उससे पूरे शोकाकुल परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और उन्होंने केंद्र में विभिन्न पार्टियों के गठबंधन के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आरक्षण, जैसा आपने बताया कि आरक्षण पर उन्होंने कई बार मुखर सवाल उठाए हैं। अभी एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड की एक योजना जो काफी है, या पात्र गिरफ्ती जो एनएफएसए और बाकी जो राशन कार्ड की वर्तमान प्रणाली चल रही है, उसमें काफी ज्यादा योगदान है रामविलास पासवान का। तो वो अब एक युवा उभरता हुआ चेहरा, 2 युवा चेहरा, एक आप चिराग पासवान को देख रहे हैं, दूसरे युवा चेहरे के रूप में जेडीयू के तेजस्वी हैं। तो कैसा रहेगा इन युवाओं के बीच का समीकरण? देखिए, युवाओं का समीकरण जो है, युवा तब जाके ज्यादा परिपक्व होते हैं जब ग्राउंड लेवल पे कोई काम करता है। तो आप सीधा दिल्ली में बैठ के या पटना में बैठ के बिहार की आम जनताओं की जो जन भावना है उसको समझना आपके लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि राज्यसभा और उधर जाके बातें करना। तो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी का जो समीकरण है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का विकल्प ये लोग दे पाएंगे। और यही विकल्प का जो अभाव है, इसका यदि आने वाले समय में ये लोग प्रमुखता से उस चीजों पे खड़े उतरे तो बिहार की जनता ने सबको मौका दिया है, तो इनको भी मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आपके पीछे जो आपकी विरासत है, आपकी जो पिछली सरकारें रही है, उसके आधार पे भी जनता वोट देती है। तो एक तेजस्वी यादव के पीछे जो है जंगल राज का जो दाग है, वो किस तरह से उसको देखते हैं और किस तरह से जनता उनको देखती है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, तो उन्होंने बिहारी फर्स्ट ऐसा कुछ कैंपेन लॉन्च किया था, लेकिन उसको वो शुरुआत भी नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल स्टार्ट हो गया था। तो लेकिन चुनाव के समय में ही ये सारी प्रोग्राम्स होती है, चुनाव से पहले क्यों नहीं होती है?
और 5 साल आपके पास समय था। उस 5 साल में आप जनता के दिल तक पहुंच सकते थे, लेकिन अभी आप कितने पहुंच पाए ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। बिहार में एक प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा समस्या है जो कोरोना ने सामने निकाला है। और जब कोरोना काल जब शुरू हुआ तो महानगरों से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। उन पलायन की वो मार्मिक तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं न कहीं ये लगता है कि आने वाले चुनाव में लाख वादे किए गए हों सरकारों द्वारा, लेकिन आज वर्तमान समय में फिर से मजदूर उन्हीं काम के लिए फिर महानगरों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये 15 साल लगातार 3 बार सरकार आने में बिहार में उद्योगों की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसका कितना खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? तो इसका खामियाजा तो 100% नीतीश कुमार को भुगतना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में और इससे पिछले चुनाव में, यानी नीतीश सरकार का जहाँ तक देखें तो 15 सालों का शासन रहा है। और 15 सालों में जिस जिस जगह पे जब जब चुनावी सभा में गए हैं और जहाँ भी हर जिले में आप बिहार का इतिहास देखेंगे तो हर जिले में चीनी मिल हुआ करता था, सूता मिल हुआ करता था। आज वही जर्जर स्थिति में है। वहाँ की मशीनें किसने कहाँ से वहाँ से उठा के बेच चुका है, उसका ना नीलामी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और सेकेंड, वो जब भी इन सब जगहों पे चुनावी सभा करते थे तो बोलते थे कि इस मिल में जब तक धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम आपको वोट नहीं मांगने आएंगे आपके पास। तो ये पिछले 3 बारी से उन्होंने किया है। और अब किस आधार पे वो वोट मांगने जाएंगे ये भी सोचने का विषय है, हमारे लिए भी और जनता के लिए भी। अब इस सब संदर्भ में मैं एक नई पार्टी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो प्लूरल करके एक पार्टी है। आपने सुना होगा कि एक समय कोरोना काल से पहले ही उन्होंने सीएम पद का अखबार के फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट दिया था। और पुष्पम प्रिया उनका नाम है, वो लंदन से पढ़ के आई है। और अभी जो उनका कैंपेन चल रहा है वो हर इन्हीं सब जगहों पे जा रही है जहाँ पे ये टूटी फूटी मिले थी। और उनका जो एजेंडा है वो इकोनॉमी को लेके है। बिहार में जो पलायन की समस्या है, पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। और इंडस्ट्री के नाम पे आप इन सब नेताओं से पूछेंगे तो वो भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक भगवान के भरोसे वाली जो होती है राजनीति, वो बोल के आपको निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं पे ये पुष्पम प्रिया इन सब मिलों को खड़ा करने का भरोसा दे रही है। और तो देखना पड़ेगा यदि जनता उनको भी मौका दे 5 साल, या उनको नहीं देती है तो यही सरकारें चलती रहेगी। फिर इसी तरह से इंडस्ट्री नहीं आएगा, पलायन होगा और चीजें जस की तस रहेगी। तो अभी एक प्रयोग करने का भी समय आया है। बिहार की जनता ने हमेशा राजनीति में एक नया दिशा देने का काम करते रहे हैं। तो उस चीजों को प्रमुखता से जनता को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता अल्टीमेटली 5 साल जूझती है उन सरकारों से। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इस बार प्रत्येक बूथ पर मात्र 1000 मतदाता होंगे और चुनाव में कोरोना से निपटने का हर संभव मदद प्रयास किया जाएगा। पीपीई किट हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, इन सब की उपलब्धता है। और एक इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से सूचना आयोग की तरफ से यह गाइडलाइन जारी हुई है, जो समाचार एजेंसियों से पता चला है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो भी जाके अपना मतदान कर सकते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या इस समय वर्तमान में जो आंकड़े जारी हैं उसके अनुसार 7,29,00,000 के आसपास है। और यह 7,29,00,000 जनमानस यह निर्णय लेगी कि आने वाला 5 साल बिहार के लिए क्या होगा। हमने आपसे इस मुद्दे पर चर्चा की। ये हमारा पहला प्रयास है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में उन सारे अंशीय पहलुओं पर नजर डालें, उन अंशीय पहलुओं पर चर्चा करें जो एक टीआरपी के दौर में कहीं गुम सी हो जाती है। उन छोटे तबकों की बात करें जहां पे जिन मुद्दों की चुनाव में आवश्यकता है। तो सुतन जी, और आप जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, इस कार्यक्रम के तहत हम आम जनताओं में, जनमानस में एक जागृति पैदा करेंगे
कि अभी का समस्या जो है, अभी क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस समस्याओं पे कौन कौन से नेता आपके खड़े उतरे हैं, नहीं उतरे हैं, इन सब की तहकीकात करके हम आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना काल में हम तो ज्यादा से ज्यादा विजिट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग आंकड़ों के माध्यम से प्लस ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड पे जो भी हमारी जनता ही हमारी पत्रकार रहेगी, और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ के अपने यहाँ के, अपने विधानसभा के कोई भी समस्या या हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अनकट किए हुए इनको ये प्लेटफॉर्म भी देंगे जो हम आप घोषणा करने वाले हैं। और सेकंड, तो इन सब को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। जनता की आवाज हर कोई चैनल नहीं उठा रही है, और नेताओं का इंटरव्यू करना ही हमारा मेन मकसद नहीं है। जनता में अवेयरनेस क्रिएट करना और जनता में जागरूकता पैदा करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण और एक ही इम्पोर्टेंट लक्ष्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हम मिलकर करेंगे ये जरूर। उम्मीद, जैसा कि प्रोफेसर जी ने बताया कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वही हमारे रिपोर्टर हैं। आप बिहार किस क्षेत्र से आते हैं, आप किस जिले से संबंधित हैं और आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जो आपके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, किनको आपने चुना था और उन्होंने आपके क्षेत्र में कैसा काम किया है। आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और हमें ये बताएं, क्योंकि आप ही हमारे रिपोर्टर के तौर पर वहाँ हैं। क्योंकि जनता की बात को आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखता होगा कि टीआरपी के दौर में जनता की जो व्यक्तिगत बातें हैं वो कहीं ना कहीं प्रायोगिक तौर से समाप्त हो जाती हैं। तो गौतम जी, आखिरी क्लोजर, जब आप अभी हम लोग का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे अनवरत चलता रहेगा और आप हमसे जुड़ के इस तरह की और सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर अभिनीत जी, हम लोग जुड़ के और इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह न देखते हुए बिहार के डेवलपमेंट को लेके हम लोग जो मुद्दा उठाते हैं और उठाते रहेंगे, और उसमें समग्र जनता है। हम कोई न जातिवादी पे बात करेंगे, न इन सब चीजों पे लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन विकास हमारा एकमात्र एजेंडा होगा, जिसपे हम हर पार्टी को, हर दल को परखेंगे और व्यक्ति विशेष को भी परखेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि ही आपका आवाज उठाती है विधानसभा में, संसद में, राज्यसभा में। तो इस प्रतिनिधि का सही होना बहुत जरूरी है। तो एक एक प्रतिनिधि का जो बोलते हैं एक्सरे करना, वो हम करेंगे। और आपके पास एक एज इट इज जो होता है ना, उसमें मिर्च मसाला लगाएंगे, वही आपके सामने मिर्च मसाला लगाए बिना रखेंगे और फिर डिसाइड आप करेंगे कि आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए। यस, जुड़े रहें आप जनमंच खबर के साथ। जैसा कि आपको इन्फॉर्म किया गया है, आप हमसे जुड़ के अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकते हैं। जनमंच खबर के इस विशेष कार्यक्रम को आप कैसे मानते हैं, क्या समझते हैं और आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसके बारे में सुझाव हमें अवश्य दें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिन भी डिजिटल माध्यमों से आप हम तक पहुंचना चाहें आप पहुंच सकते हैं। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।